हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें हमने किया था प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हमने किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमने रिजल्ट क्या निकाला था कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज हम करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, देखिए इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होती है? बीच वाली पोजीशन। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने किया है सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते थे लेटिस पोजीशन क्या होती है, जो एक फिक्स पोजीशन होती है। ठीक है, जैसे हम कॉर्नर्स को बोल सकते हैं एक रूम के लेटिस पोजीशन, लेकिन जो बीच वाली पोजीशन होगी उसको हम इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि जो स्मॉल साइज्ड एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, स्मॉल साइज्ड एटम जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, बोरोन हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आकर बैठ जाते हैं या इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, जैसे हम दिखा भी सकते हैं, मान लो ये लेटेस्ट पोजीशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, ये लेटेस्ट पोजीशन, ये सारे के सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ लेटेस्ट साइट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो इनकी जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है वो ये बनी। ठीक है, बीच वाली पोजीशन क्या बनी, ये सारे के सारे इंटरस्टिशियल पोजीशन इनकी होगी। ठीक है, तो कोई भी स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल आएगा और इन इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास बना देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है TiC, क्लियर है, टाइटेनियम कार्बाइड इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, TiH2, MN4N, ये सारे के सारे क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, हाँ जी। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? देखिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो गैप था या जो इंटरस्टिशियल पोजीशन थी उनको भी फिलअप कर दिया है, तो ये ज्यादा हार्ड और रिजिड बन गए हैं। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक है, प्योर मेटल से, और ये उसी तरह कंडक्टिविटी शो करते हैं जैसे जो प्योर मेटल है कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, और दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस। ठीक है, इनके अंदर थोड़ी बहुत इनर्टनेस आ जाती है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय बनाता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर of two or more metals, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसको बनाते कैसे हैं? ठीक है, obtained by the melting of, ये हमें obtained होगा by the melting। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मेल्ट करते हैं, melting of mixture and then cooled to the melt। क्लियर? मतलब क्या बोला हमने, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। ठीक है, और ये हमें प्राप्त होता है कैसे, पहले तो मिक्सचर को हम मेल्ट कर लेते हैं और जो मेल्ट मिक्सचर है उसको हम क्या कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम एलॉय बोलते हैं, जैसे हमारे बर्तन वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। ठीक है, हाँ जी। और ये बहुत ज्यादा अच्छे एलॉय क्यों बना लेते हैं, हम इसको शो कर सकते हैं
क्योंकि हमें पता है जो एटॉमिक रेडियाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई में कि जो एटॉमिक रेडियाई का डिफरेंस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर है, या फिर एटॉमिक रेडियाई अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो ये लेटिस है टाइटेनियम मेटल्स की। ठीक है, टाइटेनियम मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और मुझे पता है टाइटेनियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग इक्वल होती है वेनेडियम की। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक टाइटेनियम एटम को रिप्लेस करवा सकते हैं वेनेडियम एटम से। क्लियर है, और मुझे पता है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई तो क्या रहती है, सेम रहती है, एटॉमिक रेडियाई तो सेम रहती है, तो ये पूरी तरह इसमें फिट आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर है, एटॉमिक रेडियाई सेम होती है इसीलिए ये पूरी तरह से फिट बैठ सकता है। ठीक है, और ये एक एलॉय बना सकता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। और जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के, मींस इनमें जंग नहीं लगता या किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं आता। क्लियर है, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और ये पहले जो प्योर मेटल है उससे ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कलर्ड आयंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कलर्ड आयंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी, मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड होते हैं। ठीक है, चाहे एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हम बात करते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में हम बात करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। और कलरेशन क्यों आती है उसमें, ठीक है, कलरेशन आती है ड्यू टू इनकम्प्लीट, कलरेशन आती है ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। क्लियर है, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, इसी वजह से इसमें कलरेशन आती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी एनायन, हाँ जी बड़ी ध्यान से समझना आपको, कोई भी एनायन या फिर लिगेंड, लिगेंड कल भी हमारी बात हुई थी, लिगेंड होता है नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल स्पीसीज विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सके। ठीक है, उसको लिगेंड बोलते हैं। जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल पर, ठीक है, अप्रोच करता है या पहुंचता है डी ऑर्बिटल पर, अप्रोच डी ऑर्बिटल, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं रहती। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल डजंट डीजनरेट। क्लियर है, देखिए डीजनरेट क्या होता है, डीजनरेट होता है डिफरेंट स्टेट्स तो अलग अलग होंगी, डिफरेंट स्टेट बट सेम एनर्जी लेवल। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल है, हाँ जी, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है, 5 स्टेट है डी ऑर्बिटल की। क्लियर है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या बोला, जब लिगेंड अप्रोच करता है, इसके पास जाता है, तो ये डीजनरेट नहीं रहती, मींस इसका जो एनर्जी लेवल है सेम नहीं रहता है और स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, हाँ जी, एक होता है लोअर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। ठीक है, लोअर पार्ट में आ जाती है हमारी ऑर्बिटल्स क्या, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, एक लोअर पार्ट जिसके 3 सेट होंगे, ठीक है, 3 स्टेट होंगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। क्लियर है, लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल, और एक अपर पार्ट या हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं EG डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। T2G का मतलब ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ जी, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर, हाँ जी। तो क्या हुआ कि कोई भी लिगेंड जब अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल पर, तो वो स्प्लिट हो जाती है किसमें, 2 सेट्स में। ठीक है, एक लोअर सेट जिसको हम ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, और एक हायर सेट, हायर एनर्जी लेवल, जिसको हम डबली डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, EG एनर्जी लेवल हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब भी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम विजिबल रीजन, विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर एनर्जी लेवल टू ट्रांजिस्ट कर देता है हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है या ट्रांजिशन कर जाता है। ठीक है, और इस ट्रांजिशन के लिए उसको बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब तो वो ज्यादा कर लेता है लेकिन ट्रांजिशन करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बच गई है एनर्जी, जिसको हम ट्रांसमिटिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, एक तो होगी एक्साइटेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी उसने यूज की है एक्साइट होने के लिए, और दूसरी ट्रांसमिटिंग एनर्जी, जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई है। ठीक है, उस रिमेनिंग एनर्जी के कारण हमें कलरेशन शो होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलरेशन शो होती है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस वेवलेंथ, किसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो वेवलेंथ बेस्ड हो रेड लाइट पर, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने रेड लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है तो वो क्या दिखेगा, वो ग्रीनिश दिखेगा। क्लियर है? हालांकि आपसे पेपर में कलरेशन पूछी नहीं जाएगी, बस ये पूछा जाएगा कि ये कलर्ड है या कलरलेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जांपल है, अगर रेड लाइट की वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर दिखेगा ग्रीनिश। ठीक है, और कलर क्यों आता है कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसको एक्साइटेशन, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी तो कम होती है लेकिन जो ट्रांसमिटिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, और उस ट्रांसमिटिंग एनर्जी के कारण क्या होगा, उसमें कलरेशन आती है। क्लियर है? ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल है, और ओवरऑल हम बोल सकते हैं अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, TiH2O का 6 पॉजिटिव 3, हमें बताना है ये कलर्ड है या कलरलेस है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, X न्यूट्रल होता है, H2O तो इंटू 6 इक्वल टू 3, X इक्वल टू आया 3, ऑक्सीडेशन नंबर आया मेरे पास 3। ठीक है, हाँ जी। टाइटेनियम होता है 22, टाइटेनियम 22, 3D2 4S2, और टाइटेनियम पॉजिटिव 2 होगा, पॉजिटिव 3 होगा हमारे पास 3D1। क्लियर है? मींस डी ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहां आया, लोअर एनर्जी लेवल में आ गया। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में आ चुका है। ठीक है, ये इसका एनर्जी लेवल है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, ट्रांजिस्ट कर सकता है। ठीक है, ट्रांजिस्ट कर सकता है तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, या फिर मैं शो कर सकता हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, ईजी लेवल में। क्लियर? और इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, कलरेशन शो कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से कलरेशन शो कर देगा। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो कलरेशन आई है वो किसके कारण आई है, डी ट्रांजिशन के कारण। ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है। ठीक है, डी ट्रांजिशन के कारण इसमें क्या आ गई, कलरेशन आ गई है। जैसे मैं बात कर सकता हूं स्कैंडियम पॉजिटिव 3, स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम होता है 21, 3D1 4S2, और स्कैंडियम पॉजिटिव 3 मींस तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3D क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कलरलेस होगा। क्लियर? हाँ जी। CD पॉजिटिव 2 या फिर Zn पॉजिटिव 2 हम बोल सकते हैं, Zn होता है 3D10 4S2, और Zn पॉजिटिव 2 क्या हुआ, 3D10, मींस सारे के सारे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या होगा, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगी। ठीक है, ये क्या होगी,
फुली फील्ड ऑर्बिटल होगी, मींस एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा और ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस होगा। तो इस तरह से हम इसका कलरेशन निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कलरेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायामैग्नेटिक, जो सब्सटेंस रिपेल होते हैं, ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की टर्म में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की टर्म में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस के पास इनकम्प्लीट n-1 d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, इनकम्प्लीट n-1 d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। या फिर हम बोल सकते हैं जिन सब्सटेंस के पास हाफ फील्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनके पास फुली फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है या जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि डायामैग्नेटिक कौन से होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे हमारे पास जिनके पास फुली फील्ड और कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे स्कैंडियम प्लस 3, ठीक है, स्कैंडियम होता है 21 3d1 4s2 और प्लस 3 है तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी है तो डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, डायामैग्नेटिक और कलरलेस होगा, है ना। कलरेशन बिहेवियर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। Mn +2 Mn हमारे पास होता है 3d5 4s2, क्लियर है, 25 होता है ये, तो Mn +2 क्या होगा, 3d5, मीन्स d ऑर्बिटल में यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्लियर है। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा, क्लियर, पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। तो इस तरह से हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक मोमेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, हाँ जी। मैग्नेटिक मोमेंट किसी इलेक्ट्रॉन का हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी ऑर्बिटल मोशन से और उसकी स्पिन मोशन से। ठीक है, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं ऑर्बिटल मोशन से और स्पिन मोशन से। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि उसके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनर शेल में। ठीक है, इनर शेल में, तो इनर शेल कौन सी, n-1 d ऑर्बिटल, क्लियर है,
और आउटर शेल इसकी कौन सी है, एनएस ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रेफर करेगा, वो प्रीडोमिनेट करेगा किसको, ऑर्बिटल मोशन को, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन को। और अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्पिन मोशन भी देखते हैं और ऑर्बिटल मोशन भी देखते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल लेंगे ओनली स्पिन मोशन से, ठीक है, ओनली स्पिन मोशन से, और स्पिन मोशन से हम निकालेंगे। और स्पिन ओनली फॉर्मूला से, स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, जो कि होता है म्यू इक्वल टू, म्यू मींस मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, म्यू इक्वल टू, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, ठीक है, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n होता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ जी। इसकी यूनिट होती है bm, बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन यूनिट होती है हमारे पास बोर मैग्नेटन, ठीक है। जैसे हमें निकालना है Mn पॉजिटिव 2 का, क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है Mn पॉजिटिव 2 का। Mn पॉजिटिव 2 क्या होगा, 3d5 होगा, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने d ऑर्बिटल में, 5, 1 2 3 4 और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा म्यू इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7, क्लियर है, रूट 35, या फिर मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 85, ठीक है, bm, बोर मैग्नेटन, क्लियर है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया वो आ गया 5.85, मींस जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, क्लियर, हाँ जी। जैसे Ti पॉजिटिव 2 मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें, Ti पॉजिटिव 2, Ti होता है टाइटेनियम 22 3d2 4s2, ठीक है, Ti पॉजिटिव 2 होगा 3d2, मींस d ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो म्यू आएगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, क्लियर। तो 2 इंटू 4 रूट 8, ठीक है, 2.95, आंसर आया 2.95, क्लियर। और ये क्या होगा, कलर्ड होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है हमारे पास, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रिक से हम क्या करेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, समझे। जैसे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राउंड ऑफ किसकी टर्म में करेंगे, 0.85 की, 0.75 या 0.95 की टर्म में, किसी भी टर्म में आप कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2.85 लिख दो, 2.95 इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्लियर। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन थे 5.85, क्लियर, समझे। ये हमारे अनपेयर्ड, अगर किसी के पास मान लो ये आ गया, स्कैंडियम आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, क्रोमियम आ गया, क्रोमियम प्लस 2 आ गया, क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1, ठीक है, और ये बच गया 3d4, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड आ गए, तो इसका आंसर आ गया 4.95, समझे। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ गया 4.95, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स इसके जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे MnO, Mn3O4,
Mn3O4, Mn2O3, Mn2O3, हाँ जी, MnO2, MnO2, Mn2O7, Mn2O7, क्लियर। ये हमारे ऑक्साइड्स है। उसने पूछा कि इसका आयनिक कैरेक्टर बता दीजिए। आयनिक कैरेक्टर मुझे पता है, आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल लूं तो आयनिक कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आया +2, हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर आया 8/3, क्लियर। या फिर लिख सकता हूं 2.6, क्लियर, फ्रैक्शनल में आया, हाँ जी। ऑक्सीडेशन नंबर आया मेरे पास 3, ऑक्सीडेशन नंबर आया +4, ऑक्सीडेशन नंबर आया मेरे पास +7, समझे। और मुझे पता है कोवेलेंट कैरेक्टर मुझे निकालना है। कोवेलेंट कैरेक्टर होता है छोटा मोटा, छोटा कैटायन मोटा एनायन, छोटा कैटायन मोटा एनायन और बड़ा चार्ज, बड़ा चार्ज। तो सबसे बड़ा चार्ज किस पे है? इस पे +7, है ना। कैटायन तो सेम है, एनायन भी सेम है। बड़ा चार्ज किस पे है? Mn पर है, ठीक है। बड़ा चार्ज है तो ये सबसे ज्यादा क्या है? कोवेलेंट है। और सबसे कम क्या है? आयनिक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी, हाँ जी, एसिडिटी क्या होता है? A for acid, A for accept of electrons, कौन जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के या ऑक्सीडेशन नंबर के। तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा किसका है? +7 है, Mn2O7 का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इसका एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो ये थी आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।